और साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। साथियों, हम सभी जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ये उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रयोक्ता परीक्षा 2017 और हिंदी सब्जेक्ट जो विषय है हमारा वो हिंदी है, इसे सॉल्व कर रहे हैं। ये हल प्रश्न पत्र है और इनमें हम प्रश्नों को देखते हैं और अपने जो है काउंट करते हैं कि हमारे कितने प्रश्न इनमें सही हो रहे हैं। और वैसे भी हम सभी प्रश्नों को ध्यान से जो है ध्यानपूर्वक देखते हुए चलते हैं, उनके चारों ऑप्शन की भी चर्चा करते हैं। देखिए, कोई भी परीक्षा होती है तो सबसे पहले हम सभी को सिलेबस देखना चाहिए और उसके साथ साथ हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवश्य देखना चाहिए। और जैसा कि परीक्षा जो है परीक्षा की संभावित तिथि आ चुकी है यूपी टीजीटी पीजीटी की, तो उसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम सभी ने जो है टीजीटी प्रश्न पत्र को तो सॉल्व कर लिया है। पूरे जो है 2005 तक 2021 से लेकर के 2005 तक जितने भी प्रश्न पत्र हुए थे, जितनी भी परीक्षाएं हुई थी, उन सभी को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। पीजीटी का भी कर रहे थे, लेकिन बीच में थोड़ी तबीयत खराब हो जाने के कारण उसे वहीं जो है रोक दिया गया, लेकिन वो भी करेंगे। अभी हम सभी एलटी ग्रेड कर रहे हैं। तो आप यदि चाहें तो आपको चैनल पे आसानी से बड़ी सरलतापूर्वक मिल जाएगा आप सभी को। तो इसमें हम सभी देखेंगे, इसके 50 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इसमें जो है 50 प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया है और 51 से जो है 120 प्रश्न जैसा कि होते हैं, सभी परिचित होंगे इससे। 120 प्रश्न होते हैं, है ना। और 30 अंक इसके जो है और जी के जीएस के होते हैं, है ना। तो 120 प्रश्न हैं, अभी 50 से इतना हम लोग देखेंगे कि कितना प्रश्न कर पाते हैं। कोशिश करेंगे कि पूरे क्वेश्चन इसमें हो जाए। बात ये होती है कि अगर हम पूरे क्वेश्चन जो है 2 ही पार्ट में करने की कोशिश करते हैं तो फिर चारों ऑप्शन पे गहनतापूर्वक चर्चा नहीं हो पाती है, और जब उस पर चर्चा होती है तो प्रश्नों की संख्या कम हो जाती है। तो आप इस पर मत ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न कितने हैं कितने नहीं। बाकी उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं, परीक्षा में आने वाले हैं, वो ना छूटने पाए हमारे। इन क्रम में देखते हैं। इसी क्रम में आप सभी के समक्ष में फिर से पुनः उपस्थित हूँ प्रश्नों को लेकर के। 51 नंबर के प्रश्नों को हम सभी देखते हैं कि हमारा 51 नंबर का प्रश्न क्या है, किस तरह से प्रश्न बनते हैं, कहाँ से बनते हैं। जहाँ जहाँ से प्रश्न लिए गए हैं उन तथ्यों को तो जो है ज़रूर हम सभी को देखना चाहिए, है ना, गहनतापूर्वक अध्ययन करना चाहिए। तो 51 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, ये मिल चुका है, हम सभी के समक्ष है। कभी कभी आंसर भी दिख जाता है, थोड़ा सा दिखाई कैसे दे रहा है, आगे देखते हैं। सारी पीडीएफ ऐसी है, नहीं ये वाली ठीक है। ठीक है, देखते हैं इसमें जो 51 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। 51 नंबर का प्रश्न है, किसने नहीं लिखा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। ये जो वर्मा जी हैं, आलोचनात्मक इतिहास इन्हीं का है। और इसके साथ साथ अगर हम देखना चाहें हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये तीनों रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण हैं, तो इन्होंने लिखा है। ठीक है। और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने भी लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। आगे हम सभी देखेंगे तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे की पीडीएफ जो है वो क्लीन है। और इसमें 2-3 प्रश्न हैं, ऐसे देख लीजिए, उसके बाद जो है मैं पढ़ दे रही हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक हैं रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नलिनी बिलोचन शर्मा, डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल, श्री कृष्ण लाल। तो 52 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। जहाँ पर दर्शन की बात हो, जहाँ पर दर्शन की बात हो, वहाँ कौन आएंगे? डॉक्टर नलिनी बिलोचन शर्मा आएंगे। दर्शन यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, डॉक्टर नलिनी बिलोचन शर्मा। आगे हम सभी देखेंगे, इसमें अगर हम देखें, इनकी रचनाएं हैं दृष्टिकोण है, नकेन का प्रपत्यवाद है और हिंदी उपन्यास विशेषता प्रेमचंद्र है। ठीक है, ये सारी इनकी रचनाएं हैं।
आगे हम बढ़ते हैं 53 नंबर के प्रश्नों को। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। ऑप्शन ए है दूधनाथ, बी है रामदरस मिश्र, सी है रामविलास शर्मा, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 53 नंबर का प्रश्न है रामविलास शर्मा हो जाएगा, रामविलास शर्मा हो जाएगा। और आगे हम सभी देखेंगे 54 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 54। यदि रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। देखिए यह कथन इनमें से किस आलोचक का है? तो रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, मैथ्यू आर्नाल्ड। 54 नंबर का जो प्रश्न है ये हो जाएगा चतुर्वेदी जी का है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। यदि रचना जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना जो है रचना के अर्थ का विस्तार करती है, ऐसा राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। ठीक है, और आगे हम सभी देखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, यहाँ से अब थोड़ा सा समझ आया है ना। 5 प्रश्न बहुत ही, जब क्लीन नहीं दिखता तो बहुत बुरा लगता है मुझे खुद ही, लेकिन PDF लंबी बन चुकी थी और उसमें शायद एक जो है पेज कुछ छूट गया था, तो इस कारण से हो गया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। 55 नंबर का प्रश्न है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह किसका कथन है? सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारी वाजपेयी, नामवर सिंह। चारों ऑप्शन में से बताना है। 55 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 55, नंद दुलारे वाजपेयी हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नंद दुलारे वाजपेयी, यानी कि करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 56 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी उसकी परंपरा जल्दी ना रुकती। यह कथन किसका है ना? यह कथन किसका है? तो चारों ऑप्शन में से बताना है कि किसका कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। आगे देखेंगे हम सभी। सच्चा प्रेम वही है जिसकी 57 नंबर का प्रश्न है, जिसकी तृप्त आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता का नाम बताना है। माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, है ना। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए राम नरेश त्रिपाठी जी की है। किसकी पंक्ति है? राम नरेश त्रिपाठी जी की पंक्ति है। निजी सुख और स्वार्थ को छोड़ करके देश पर जीवन बलिदान की प्रेरणा राम नरेश त्रिपाठी की रचनाओं में मिलती है। और सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्त आत्मबल पर हो निर्भर। ठीक है, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। आगे हम सभी देखेंगे 58 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 58। 58 नंबर का प्रश्न है, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा में यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? चारों ऑप्शन में से बताना है। तो ये जाम्बवान का है। किसका है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ये जाम्बवान का कथन है। आगे हम सभी देखेंगे जो है इसकी पहली लाइन यहाँ से स्टार्टिंग से देखते हैं। बोले विश्वस्त कंठ से जाम्बवान रघुवर, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से, प्राणों पर रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। ये राम की शक्ति पूजा की है ना। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक ना सिद्ध हो रघुनंदन। तो इतना आप ध्यान रखिएगा कि ये राम की शक्ति पूजा से है। आगे देखेंगे जो है 59 नंबर का प्रश्न है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति किस कृति की है? चांद का मुँह टेढ़ा, साकेत, कामायनी, यामा। 59 नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 59, जो 59 नंबर का प्रश्न है इसे हम देखेंगे। 59 नंबर का प्रश्न ये कामायनी का है। किसका है? कामायनी का है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कामायनी का है। ठीक है,
और कामायनी के श्रद्धा सर्ग से ली गई है। किस सर्ग से ली गई है? श्रद्धा सर्ग से ली गई है ये पंक्ति। यहाँ कवि की दुख की अपेक्षा सुख चाहता है। यहाँ कवि जो है दुख की अपेक्षा क्या चाहता है? दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, सुख की अपेक्षा चाहता है। ठीक है, दुख की अपेक्षा सुख चाहता है। आगे हम सभी देखेंगे, अगले प्रश्न पर देखते हैं। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह किसका कथन है? ऑप्शन है नगेंद्र, बी है नंद दुलारी वाजपेयी, सी है रामचंद्र शुक्ल, डी है बच्चन सिंह। तो 60 नंबर का जो प्रश्न है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्ल का। देखिए शुक्ल के कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी परिचित भी होंगे कि अगर जो है शुक्ल को अगर हम जो है नहीं ध्यान दिए तो फिर परीक्षा को निकालना जो है असंभव हो जाएगा। इसलिए शुक्ल के जितने भी कथन है, जितने भी जो भी है शुक्ल का, सभी जो है ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। आगे हम देखेंगे 61 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। 61 नंबर का प्रश्न है हमारा, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत। ये किस कवि की पंक्तियाँ हैं? धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण, नरेश मेहता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 61 नंबर का प्रश्न है, ये धर्मवीर भारती का है। ये टूटा पहिया शीर्षक से है, ये टूटा पहिया शीर्षक से है, धर्मवीर भारती का टूटा पहिया शीर्षक से है। आगे हम सभी देखेंगे अगला प्रश्न जो है हमारा 62 नंबर का प्रश्न है, लोगन कवित्त की वो खेल करी जानो है, इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं। 62 नंबर का प्रश्न है, तो ये ठाकुर है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठाकुर है। आगे हम सभी देखेंगे, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। सूर कवित सुनी कौन, कवि जो नहीं सिर चालन करे, सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति कथन किसका है? 63 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभादास। इसका प्रश्न हो जाएगा नाभादास, है ना। आगे हम सभी देखेंगे 64 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 64, प्रश्न संख्या 64 देखेंगे। भाषा निबंध मतिमंजुल मातनोति किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है? भाषा निबंध मतिमंजुल मातनोति, तो ये तुलसीदास का है। आंसर भी दिख गया, देख लेते हैं। तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी का है। तुलसीदास ने अपने साहित्य को स्वांता सुखाय कहा है, स्वांता सुखाय कहा है। वे लिखते हैं कि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध में मतिमंजुल मातनोति, तो ये किसका है? तुलसीदास जी का है। आगे देखेंगे हम सभी रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का मत है। तो जैसे है ये, यहाँ से एक प्रश्न हर परीक्षा में बनता ही बनता है ना। तो भट्ट लोलट का क्या हो जाएगा? उत्पत्तिवाद हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उत्पत्तिवाद हो जाएगा। और शंकुक का हो जाएगा अनुमितिवाद हो जाएगा। और भुक्तिवाद जो है किसका होगा? भुक्तिवाद। अभिव्यक्तिवाद, भुक्तिवाद जो है भट्टनायक का हो जाएगा, है ना। भुक्तिवाद भट्टनायक का हो जाएगा। और अभिनव गुप्त का हो जाएगा अभिव्यक्तिवाद, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। तो ये चारों वाद आप सभी को ध्यान में रखने हैं। आगे हम सभी देखेंगे हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या है, रस विवेचन में चित्त तुरंग न्याय की कल्पना इनमें से किस आचार्य ने की? 66 नंबर का प्रश्न है। शंकुक, अभिनवगुप्त, भरतमुनि, विश्वनाथ। 66 नंबर का जो प्रश्न है हम उसे ध्यान देंगे उस पर कि इसका आंसर क्या है। तो ये जो है शंकुक है। कौन है? शंकुक है। चित्त तुरंग न्याय की कल्पना इनमें से किस आचार्य ने की? तो शंकुक ने की। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। और ये जो आगे हम देखेंगे अपने प्रश्नों को, रस निष्पत्ति के संबंध में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसे, है ना। रस निष्पत्ति के संबंध में चित्त तुरंग न्याय की मान्यता आचार्य शंकुक की है, ये तो बताया गया, शंकुक की है। भट्ट नायक ने जो है नायक ने रस सिद्धांत के अंतर्गत साधारणीकरण व्यापार का सर्वप्रथम उल्लेख किया है। साधारणीकरण व्यापार का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? भट्ट नायक ने, जिसका क्या है? भुक्तिवाद, है ना। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। मतलब किस आचार्य ने? चारों में से बताना है कि काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है।
तो आचार्यों ने भिन्न भिन्न माना है ना, अलग अलग माना है। क्षेमेंद्र, वामन, भोजराज, भरत मुनि। तो 10 किसने माना है? तो 10 माना है आचार्य भरत मुनि ने। किसने माना है? आचार्य भरत मुनि ने। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब इसमें 10 को देख लेते हैं। 10 में है जैसे श्लेष है, प्रसाद है, समता है। श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सकुमार, अर्थ, व्यक्ति, उदारता एवं कांति। ठीक है, इस प्रकार से है। तो भरत मुनि ने कितने माने हैं? काव्य गुणों की संख्या 10 माने हैं, और काव्य दोष भी इन्होंने 10 ही माने हैं। काव्य गुण 10, गुण 10 और दोष, गुण और दोष दोनों की संख्या इन्होंने क्या माना है? 10 माना है। वामन ने गुणों को काव्य का नित्य धर्म मानकर अलंकारों से क्या किया? इन्हें अलग कर दिया। आनंद वर्धन ने गुणों को रस का अंग माना है। आनंद वर्धन ने। आगे हम सभी देखेंगे जो है 69 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे हम। 68 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। किस अर्ध सम्मात्रिक छंद के विषम पदों में 11-11 तथा सम पदों में 13-13? विषम में 11 तथा सम में 13-13। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो है ये सोरठा है और ये दोहे का ठीक उल्टा है। दोहे का ठीक उल्टा होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। 69 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 69 देखेंगे। क्या है प्रश्न? जन्म सिंधु पुनिबंधु विष, दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किमि चंद बापुरो रंग। देखिए, परीक्षा में जो प्रसिद्ध उदाहरण होते हैं प्रायः वही पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो इसमें पूछा गया है कि अलंकार, इसमें अलंकार, हाँ अलंकार इसमें पूछा गया है। तो इसमें व्यतिरेक अलंकार है। इसमें व्यतिरेक अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान की अपेक्षा कुछ विशेषता दिखाई जाती है, वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। आगे हम सभी देखते हैं। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ। 70 नंबर का प्रश्न है। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ। सौरसेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी, पैसाची। 70 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्धमागधी, यानी कि करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा, अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक है, अब देखिए जैसे सौरसेनी अपभ्रंश है। क्या है? ये है सौरसेनी अपभ्रंश है। तो सौरसेनी अपभ्रंश से जो है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी, गुजराती, और जो पैसाची है इससे लहदा पंजाबी, ब्राचड़ से सिंधी, महाराष्ट्री से मराठी, और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, है ना, ABC। और मागधी से जो है बिहारी हो गया, उड़िया हो गया, असमिया हो गया, ये सारी चीज़ें। आगे हम सभी देखेंगे। 71 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 71। 71 नंबर का प्रश्न है, पवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? ऑप्शन ए है ब्रज, बी है खड़ी बोली, सी है बुंदेली, देखिए आंसर, डी है अवधी, है ना। तो बुंदेली है। क्या है? बुंदेली है। बुंदेली जो है हिंदी भाषा की एक बोली है। बुंदेली जो हिंदी भाषा है हमारी, इसकी एक बोली है, जबकि पवारी, भदावरी, राठौरी इसकी उपबोलियां हैं। ठीक है, बुंदेली बोली है, बुंदेली की उपबोलियां ये सारी हैं। आगे हम देखेंगे। 72 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? ने का प्रयोग नहीं होता है। कौरवी, अवधी, हरियाणवी, मालवी। 72 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवधी। अवधी में ने का प्रयोग, अवधी बोली में ने का प्रयोग, ने का प्रयोग होता है। यह पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली है। इसमें ने का प्रयोग नहीं होता है। ने का प्रयोग नहीं होता। कौरवी तो अवधी में नहीं होता है। आगे हम सभी देखेंगे। 73 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से ध्वनियों में कौन सुमेलित है? ध्वनियों में कौन सुमेलित है? 73 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे हम बढ़ते हैं। वर्णमाला से संबंधित है। वर्णमाला से प्रश्न बनते हैं। इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है।
ऊष्म व्यंजन नहीं है। ऑप्शन में से बताना है। तो सा है ना, ये जो ला है यही नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। 75 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। 75 नंबर का जो प्रश्न है इसमें हम देखेंगे जो है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, शुद्ध वर्तनी का शब्द है, वर्तनी शुद्धि से संबंधित प्रश्न बना है। तो कृशांगी होता है, क्या होता है, कृशांगी होता है। ठीक है, कृशांगनी नहीं बल्कि क्या होता है, कृशांगी होता है। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे देखेंगे 76 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, जो अशुद्ध है वह शब्द हमें बताना है। तो ये हो जाएगा इसमें जो भास्कर है यही क्या है, अशुद्ध है। भास्कर जो है शुद्ध अगर हम देखें तो भास्कर इस तरह से रहेगा, भास्कर इस तरह से लिखा जाएगा और ये भास्कर में ये वाला सा नहीं रहेगा। आगे देखेंगे इनमें से गलत वर्तनी का शब्द है। 77 नंबर का प्रश्न है, गलत वर्तनी का शब्द है आधीन, ज्योत्सना, अहर्निश और अनुग्रहित। देखिए अनुग्रहित कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ज्योत्सना भी पूछा गया है ना। कई परीक्षाएं जो भी हिंदी से संबंधित परीक्षाएं होती हैं उन सभी में पूछा जाता है। तो इसमें आधीन होगा, आधीन गलत है हमारा, आधीन नहीं होता बल्कि अधीन होता है, किसी के अधीन, है ना। आधीन हमारा व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध माना जाएगा। बाकी सभी सही हैं। अहर्निश इसी तरह से, अनुग्रहित इसी तरह से, ज्योत्सना इसी तरह से रहेगा, है ना। आधा ता रहेगा, आधा सा रहेगा, इतना ध्यान दीजिएगा। आगे है 78 नंबर का प्रश्न है अन्वय शब्द का संधि विच्छेद है। अनु प्लस वय, अनु प्लस अय, अनु प्लस अय। चौथा है अनि प्लस वय। तो चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा है चारों ऑप्शन में से। तो अनु प्लस वय करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, अनु प्लस वय, अन्वय। आगे हम सभी देखेंगे जो है प्रत्येक शब्द में कौन सी स्वर संधि है, प्रत्येक शब्द में कौन सी स्वर संधि है ना। प्रत्येक में यण संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि है। प्रति प्लस एक होगा, इसका क्या होगा, प्रति प्लस एक होगा। आगे इको एड़ची सूत्र से आगे हम सभी देखेंगे जो है 80 नंबर का प्रश्न है तदाकार का शब्द शुद्ध संधि विच्छेद है। तद प्लस आकार, तदा प्लस कार, तत् प्लस आकार, तदा प्लस आकार। 80 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तत् प्लस तत्, हलंत रहेगा तत् प्लस आकार। तो इस प्रकार से तदाकार हो जाएगा। और इसमें हम देखेंगे इस प्रकार से हम लोगों ने कितने प्रश्न किए, 50 से लेकर के 80 तक किए, है ना। 80 तक की आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। हम फिर मिलेंगे प्रश्नों के साथ, नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। यानी कि 80 से अभी हम लोगों के 40 प्रश्न है, 20 प्रश्न इधर बचे हैं और 20 प्रश्न 100 के बाद, क्योंकि 120 नंबर का प्रश्न होता है, 120 प्रश्न होता है जो है हम लोगों को सॉल्व करना होता है। तो इसमें जो है 40 प्रश्न भी बचे हैं और इन्हें हम तीसरी क्लास में कर देंगे। और आज की क्लास यहीं तक है। अगर ये क्लास किसी कारणवश आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने कुछ मित्रों तक शेयर कर दीजिए। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और महत्वपूर्ण तथ्य कंटेंट प्रश्नोत्तरी आपको परीक्षा से संबंधित कराए जाते रहेंगे। आज की क्लास यहीं तक है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।